बंद करो जी। बहुत शांति बना लगी ना मर दे चल रहा है। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक है, इसके लिए तैयार होकेंगे। क्या होकेंगे? तैयार। इसकी अगले क्लास में पाचन की क्रिया को हम लोग समझेंगे। तो अब रहा सवाल सर, आज ही के क्लास में पाचन की क्रिया का नहीं समझेंगे कि अगले क्लास में समझेंगे? आज तैयार क्यों होंगे? तो जैसे मैं आपसे बोलना शुरू कर दूं कि पाचन की क्रिया के बारे में, कि मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुख गुहा से शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे मुख गुहा के समीप 3 प्रकार के या 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। वे जिनका नाम है, एक है पैरोटिड है, एक है सबलिंगुअल, एक है सबमैंडिबुलर। वहाँ से भोजन जो होता है ग्रास नली के माध्यम से, हमारे मतलब ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन जो होता है क्रमाकुंचन के माध्यम में आमाशय तक जाता है। आमाशय में होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सेलेस्मा, कोशिका भित्ति, उसके बाद सेलेस्मा, कोशिका भित्ति, एक होता है जाइमोजिन। ये 3 प्रकार के रस को स्रावित करते हैं। फिर वहाँ से भोजन चलता है आपके छोटी आंत में। छोटी आंत के ग्रहणी में यकृत से, अग्न्याशय से रस स्रावित होते हैं। तो हमने जितना सारा नाम रखा आपको बुझाया, तो पहले जरूरी बन जाता है कि हम परिचित हो जाए। हमारे आहार नाल में जो जो ग्रंथियां हैं, मतलब जो जो संरचनाएं हैं, सबका हम क्या करें? परिचय कर ले कि किसका नाम क्या है। तो अब ना उसके बारे में करेंगे कि ग्रहणी में ऐसा ऐसा होता है, यकृत होता है, यकृत से पित्त का स्राव होता है, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस का क्या होता है? स्राव होता है। अब हम अग्न्याशय बोलने के लिए बोल रहे हैं, यकृत बोलने के लिए, तो अग्न्याशय क्या है, यकृत क्या है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी होना चाहिए तब ना। आ जाओ, जैसे खड़ा होकेगी, इधर आ जा, इधर आ जा। जैसे कल्पना करें हम सब कि 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख। अब 5 लाख रुपया इसको दे दिया, ठीक है, दे दिया। एक्स्ट्रा इसको 50,000 रुपया दे दिया। बोला कि 5 लाख रुपया ले जाकर हमारे गांव में जगनारायण जी को दे देना, जगनारायण शाह को दे देना। ध्यान रहे कि जगनारायण के बारे में आपको किसी से नहीं पूछना है। यदि 5 लाख रुपया आप जगनारायण जी को ले जाकर दे दोगी तो ये 50,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो ले जाकर देना कितना आसान काम है जी, लेकिन परिचित नहीं है जगनारायण जी, आखिर जगनारायण जी कौन है, तो दे पाना इसके लिए मुश्किल है कि ना है। तो जरूरी बनता है कि हम पहले परिचित हो जाए कि जगनारायण जी कौन है, उसके बाद में न लेना देना आसान हो जाएगा। तो इसी कारण हमने बोला कि मानव में पाचन क्रिया को आज हम नहीं समझेंगे, बल्कि जो हमारी मानव या मनुष्य का जो आहार नाल होता है, कौन, उसके विभिन्न संरचनाओं के नाम से आज हम परिचित होंगे कि किसको क्या बोलेंगे, किसको। और नेक्स्ट क्लास में हम उसकी पूरा पाचन क्रिया कैसे कैसे कार्य करता है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो आइए, आप सभी कोई तैयार है जी? चलिए निकलते हैं, शुरू करते हैं हम। ध्यान देंगे जी, शुरू कर रहे हैं यहाँ ग्रसनी से। कहाँ से जी? ग्रसनी से। तो ये ग्रसनी है तो क्या है, उसके बाद ग्रास नली है तो क्या है, एपिग्लोटिस है तो क्या है। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है जी। चलिए ध्यान देंगे। तो ग्रसनी को समझना, किसको? ग्रसनी। तो जैसे ग्रसनी को समझने के पहले हमें मुख गुहा के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। मुख गुहा आप में से कोई जानते हैं? हुआ
तो हमारे मुख में खाली स्थान है कि ना है? आप आ रहे हैं तो मुंह में खाली स्थान आ रहा है, तो इस मुख के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। तो गुहा का अर्थ क्या होता है जी? माने किसी चीज से, माने किसी चीज का वो वैसा आवरण, किसी चीज का वैसा आवरण जिसके अंदर क्या हो, वो आवरण ना पाया जाए, जिससे चारों ओर से क्या घिरा हुआ है। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख गुहा, बोले सॉरी गुहा बोलते हैं। तो यहाँ गुहा में कौन सा गुहा? मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या हमने समझा ना? चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे वाले मनुष्यों में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। एक चीज पर यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, पाचन का अर्थ क्या होता है? हाँ, जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणु में क्या होना? विभक्त होना, क्या कहलाता है? पाचन कहता है। समझ में आया? किसी भी प्रकार के बड़े बड़े अणु हो, यदि हम पत्थर के बड़े बड़े अणुओं को, जटिल अणु को, पत्थर के जटिल अणु को यदि इसको छोटा छोटा अणु में विभक्त करना शुरू कर दूं तो आप आराम से कह सकते हो कि यहाँ पाचन का क्रिया हो रहा है, पाचन का कार्य हो रहा है। तो पाचन का अर्थ क्या होता है जी? जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणु में क्या होना? विभक्त होना। जैसे नहीं, जल के अनंत अणु होंगे, कितना? किसमें? क्या में? जल के एक बूंद में जल का जो अणु है कितने होंगे? असंख्य होंगे, इतना होंगे कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। समझ में है जी? तो हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं, किसको? भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो तो उसका जो वो भी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, क्या हुआ? C6H12O6, क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं भोजन में, यह सरल अणु में रहता है क्या जी? जटिल अणुओं में होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जल के एक बूंद में, जल के H2O के असंख्य अणु है, H2O के असंख्य अणु। तो सोचिए चावल का दाना इतना सा हम लोग ग्रहण करते हैं, किसका? तो उसमें C6H12O6 कितने होंगे? असंख्य होंगे। कितना होंगे? तो उसका टूटना क्या होता है? जरूरी होता है। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक हमारे शरीर में भीनेगा नहीं। अब कैसे भीनता है इस पर भी हम लोग चर्चा तो शुरू ही हो रहा है। ठीक है जी? तो इसका टूटना क्या होता है? जरूरी होता है। किसका? चावल के जटिल अणु का छोटे छोटे अणु में टूटना क्या होता है? जरूरी होता है। समझ में आया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। तो जब हम चावल को लेकर या रोटी को लेकर दांत से चबाते हैं तो क्या करते हैं? उसके जटिल अणु को, बड़ा बड़ा अणु रहता है ना, उसको क्या करते हैं? दांत से तोड़ते हैं। तो क्या है? पाचन का क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पाचन का क्रिया क्या है? तो किसी भी जटिल अणु को छोटे छोटे अणु में क्या करना? विभक्त करना या विभक्त होना, क्या कहलाता है? पाचन। तो हमारे मुख में जो पाचन का क्रिया है दो तरीका से होता है। कितने तरीका से? एक तो हम दांत के द्वारा चबा कर करते हैं, और दूसरा का हमारे लार ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो सबसे पहले देखिए कि अब लार ग्रंथि है तो क्या है। दांत तो हमको समझ में आ रहा है, अब लार ग्रंथि है तो क्या है, ध्यान देंगे। तो लार ग्रंथि को जानने से पहले हमको पहले जान लेना जरूरी है कि ग्रंथि है तो क्या है। क्या चीज? ग्रंथि है तो पहले ग्रंथि को जान ले, उसके बाद चलेंगे लार ग्रंथि पर। किस पर जी? तो याद रखिएगा ग्रंथि आखिर है तो वो हर एक संरचना, संरचना का अर्थ बुझते हैं ना, क्या होता है? बना वे हर एक संरचना जहां से किसी भी प्रकार के रस का क्या हो? स्राव हो। जहां से संरचना बुझते हैं ना, वे हर एक संरचना जहां से किसी भी प्रकार के रस का क्या हो? स्राव। स्राव का मतलब बहाव हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार का रस निकलता है? आए नहीं निकलता है। समझ में है जी? लेकिन यदि कल्पना कीजिए मेरे यहाँ से नाक के ऊपरी भाग से किसी भी प्रकार का रस का हमेशा स्राव होते रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं जी? हाँ,
वैसी संरचना या बनावट जहां से किसी भी प्रकार के रस का स्राव हो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथि क्या हमने जाना। अब लार देखिए, लार को भी देख ले, उसके बाद लार ग्रंथि पर चलेंगे। तो हम जो भोजन को खाते हैं, अपने मनपसंद का भोजन हो या किसी भी प्रकार का भोजन हो, तो हम अनुभव करते हैं कि हम सबके मुख में पानी आ जाता है। जैसे रोटी तो हम सूखा सूखी खाते हैं, रोटी को आप अंदर ले लीजिएगा, थोड़ा देर चबाने के बाद में यदि आप भीग रहे हो तब उसमें देखना कि पानी मिला रहेगा। तो दरअसल वो पानी नहीं होता है, पानी वो क्या है? लार है। तो अब रहा कि लार किसे कहते हैं, कोई हमसे पूछे लार किसे? तो हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को चबाते समय हमारे मुख में जो पानी आ जाता है उसी पानी को क्या कहते हैं? लार कहते हैं। लार किसे कहेंगे जी? माने भोजन के दौरान, भोजन करते समय, चाहे भोजन के दौरान, ठीक है, हमारे मुख में जो पानी आ जाता है उसको क्या कहते हैं? लार कहते हैं। अब रहा लार ग्रंथि, कौन ग्रंथि हो? तो ग्रंथि का तो अर्थ हमने समझा था कि जिस संरचना से किसी भी प्रकार के रस का स्राव हो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि में कैसा है? लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि किसे बोलेंगे जी? वैसे ग्रंथि जहां से लार का स्राव हो। जैसे पित्त ग्रंथि का बात आया, किसका? तो पित्त ग्रंथि किसे कहेंगे? वैसा ग्रंथि जहां से पित्त का स्राव हो। कोई दिक्कत जी? अब देखिए, तो अब हम लोग तनिक इमेज के माध्यम से देख ले, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो लार आखिर आता है तो कहां से? तो लार ग्रंथि से। किसे? तो हम अपने अंदर लार ग्रंथि को देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, कहीं माछी बैठल क्या हो? हट, देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है? लार ग्रंथि। ये जो देख रहे हैं भी क्या है? ये जो देख रहे हैं भी क्या है? जब हम भोजन को चबाते हैं तो इसी से रस का स्राव होता है, और ये जो पाइप के जैसा देख रहे हैं, ये स्राव करके हमारे मुख गुहा में क्या करता है? छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। और यही क्या हमारे अंदर, हमारे मुख गुहा के अंदर क्या है? लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि के आपने देख लिया। तो ये जो लार ग्रंथि होता है हमारे मुख गुहा के अगल बगल में, ये 3 जोड़ा होता है। कई जोड़ा? 3 जोड़ा बोले तो 6 गो। अभी हालांकि इसमें हम देख रहे हैं 3 गो। कई गो होता? कई गो है? 3 जोड़ा बोले तो 6 गो। ठीक है, तो इन तीनों का जो संरचना होता है अलग अलग होता है, एक जैसा संरचना इसका नहीं होता है। इसलिए तीनों जोड़ा ग्रंथियों का नाम अलग अलग है। क्या है? एक का नाम है पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड। एक जोड़ा का नाम क्या है? एक जोड़ा का नाम है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, ठीक है। और एक जोड़ा ग्रंथि का नाम है, ठीक है, सब लिंगुअल। क्या थी? सब लिंगुअल। क्या जी? सब लिंगुअल। ठीक है जी। अब बताइए लोग कि हमारे मुख में जो पानी का स्राव होता है, पानी जैसा चीज आ जाता है, वह कहां से आता है? अरे लार ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? तो हमारे मुख में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? कितनी पूछा हमने? कितनी लार ग्रंथियां? 6। कितना जोड़ा हुआ? 3 जोड़ा। तीनों का नाम एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग होने का वजह क्या है? उनकी संरचना अलग अलग होती है। आप सबके द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। अब एंजाइम भी क्या है? एक शब्द है ना एंजाइम। एंजाइम क्या है जी? एंजाइम आखिर है तो क्या है? तो जो पचाने का कार्य करे, जो अब पचाना क्या समझे ना हमने, कि किसी भी जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणु में विभक्त होना पाचन कहलाता है। और जो पचाने का कार्य करे वो क्या है? एंजाइम है। यदि हम ही पचाना शुरू कर दे तो आप मुझे आराम से एंजाइम कह सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? यदि किसी भी प्रकार के चीज को हम इस देख रहे हैं ना मार्कर, इस पर यदि मैं रखूं और मार्कर के वजह से वो छोटे छोटे अणुओं में टूटना शुरू हो जाए
तब आप आराम से इस मार्कर को क्या कह सकते हो? एंजाइम। तो एंजाइम किसे कहते हैं जी? जो पचाने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां दिखाई दे रही है, इन तीनों से अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं तथा तीनों जोड़ा ग्रंथियों, लाल ग्रंथियों की संरचना भी अलग अलग, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग होना जरूरी है। तो पहला जोड़ा लाल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पैरोटिड। दूसरा को सब मैंडिबुलर तथा तीसरा को सब लिंगुअल। कोई दिक्कत जी? समझ में आया? तो ये जो पैराग्राफ में हमने देखा, ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि क्या है, अब लार क्या है, लार ग्रंथि क्या है, क्लियर है? अब चलते हम लोग ग्रसनी पर। कहाँ? ग्रसनी पर। ठीक है जी। कहाँ जी? ग्रसनी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को जाना कहाँ है? तो जाना है आहार नाल के विभिन्न संरचना के पहचान करने। आहार नाल के विभिन्न संरचना का पहचान करना। अब फिर सवाल आता है कि आहार नाल है तो क्या आता है ना? हालांकि पहले ही मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए, क्या हो? खैर कोई बात ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें आहार नाल है तो क्या है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे, ये होगा, यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? मुख गुहा है। क्या है? जैसे कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग से अंग तंत्र। ठीक है, समझ में आया? तो आहार नाल का परिभाषित करना या आहार नाल के का पहचान हमको देना है, तो हम बोलेंगे हमारे शरीर के मुख गुहा से लेकर, हमारे शरीर के मुख गुहा से लेकर नीचे मल द्वार तक, कहाँ? मल द्वार तक फैली हुई संरचना को या फैली हुई अंग तंत्र को, कहां से कहां तक? हमारे मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली हुई संरचना को या अंग तंत्र को क्या कहते हैं? आहार। मुख गुहा कह जाइ हो, क्या बोलते हैं? आहार। मल द्वार समझते हैं? जिस द्वार से हम लोग मल को त्याग करते हैं उसे को क्या बोला जाता है? मल द्वार। समझ में आया? तो आहार नाल किसे बोलेंगे जी? फैली हुई संरचना को या अंग तंत्र को आहार नाल कहते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? चलिए अब छापा मारते हैं ग्रसनी पर। किस पर? ग्रसनी आखिर है तो क्या है? आहार नाल के किस भाग को हम लोग ग्रसनी कहते हैं? तो जैसे हम लोग भी अपने अनुभव से देख सकते हैं, हम जो भोजन करते हैं तो पहले मुख में चबाते हैं, चबाने के बाद में नीचे भोजन नीचे की ओर गति करते हुए आता है ना? तो कुछ दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना स्थान है, तो वो स्थान है जैसे ही हमारा मुख गुहा हुआ। क्या हुआ? मुख गुहा। तो मुख गुहा से लेकर तकरीबन यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक एक गो पाइप होता है, एक गो नली होता है। कय गो नली? एक गो नली होता है। कय गो जी? मुख गुहा के जस्ट नीचे, मुख गुहा के जस्ट नीचे जब आइएगा तो कय गो नली होता है? एक गो। फिर वो नली आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है। कय भाग में? एक तो चल जाता है हमारे फेफड़े के अंदर, कहाँ? और एक चल जाता है ये जो आप लोग देख रहे हैं अमाशय, कहाँ? अमाशय की ओर आ जाता है। कहाँ के ओर हो? अमाशय को। तो चूंकि हमको पहचान देना है किसके? ग्रसनी के। तो ग्रसनी आखिर आहार नाल के किस भाग को हम ग्रसनी कहेंगे? तो मुख गुहा के, मुख गुहा जिस भाग में खुलता है, जिस भाग में खुलता है। अच्छा, मुख गुहा आहार नाल के जिस भाग में खुलता है उस भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी। समझ में आया आप लोग को? क्या आया? कुल मिला के ये ना हुआ कि मुख गुहा जहां लास्ट करके जब दूसरा क्षेत्र में प्रवेश करता है। समझ में आई? क्या आया? खुलना का मतलब बुझते हैं?
पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मुख गुहा थोड़े बा। अच्छा भोजन एजा जब तू ग्रहण करता रह तब भोजन एजा रहता कि कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो मार्गे से तारा मल द्वार तक ले आ जाता, मार्गे से नहीं होता। तो सभी मार्गवा के हम मुखे गुहा कहे, कुछ भाग मुख गुहा हो, कुछ ग्रसनी हो, कुछ ग्रास नली हो, कुछ आमाशय हो, कुछ छोटी आंत हो, कुछ बड़ी आंत हो, और कुछ मल द्वार हो। तो कहीं ना कहीं कुछ स्थान तक लेकिन ग्रस मुख गुहा हो है, आकि पूरा यहाँ से लेके वहां तक मुखे गुहा कुछ ना होगा। तो मुख गुहा जहाँ खत्म हो गया फिर वजह से गौरी दूसरा आइटम का होता शुरू होता। अब वो दूसरा आइटम के कह सकता नहीं कि मुख गुहा जिस भाग में, चाहे मुख गुहा आहार नाल के जिस भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत जी नहीं ना है? अब देखिए तो ग्रसनी क्या हमने समझा। अब रहा एक ग्रास नली है तो क्या, तो ग्रास नली उसके बाद है एपिग्लॉटिस। बढ़िया रहेगा कि पहले हम एक एनिमेशन के द्वारा इसको देख लें। किसके द्वारा? फिर आएंगे परिभाषा के पास। किसके पास जी? फिर इसी जरिए में हम लोग देख लेंगे। एक है क्रामा कुंचन, कौन हो? यहाँ देखिएगा आप, तो क्रामा कुंचन आपको यहाँ देख रहा है ना, क्रामा कुंचन। तो ये तीनों चीज को हम एक ही एनिमेशन में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी? ग्रास नली, क्रामा कुंचन और एपिग्लॉटिस, ये तीन चीज को जानने चल रहे हैं। ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग छापा मारने वाले हैं ग्रास नली, एपिग्लॉटिस और क्रामा कुंचन। ठीक है, ये तीनों जानकारी क्या के लिए हो, बढ़ जाइए आप, ताकि हम मनुष्य में पाचन क्रिया को समझ सकें। ना सिर्फ ये तीनों, बहुत सारा संरचना के बारे में जानना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए ये एनिमेशन के द्वारा आपको बताइए, मुख गुहा में देखिए भोजन को कैसे चबाया जा रहा है। ठीक है, फिर भोजन कैसे कैसे कहाँ जा रहा है इसको देखते हैं। भोजन, ये भोजन के कौन है पीला वाला, इसको, हाँ एक मिनट रुक जा भाई। तो यहां पर आप देखिएगा, ठीक है जी। तो ये जो लाल वाला भाग आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही क्या है, हमारा मुख गुहा है। क्या है? आप मुख गुहा से लेकर यहां तक मुख गुहा खत्म हो जा रहा है। मुख गुहा से यहां तक का जो स्थान है, देख रहे हैं, यही क्या है, ग्रसनी है। क्या है? अब देखिएगा तो ये जो ग्रसनी है आगे चल के दो भाग में बढ़ जा रहा है। एक यहां से ऐसे चला जा रहा है, तो ये चला जाता है हमारे फेफड़ों में, कहाँ हुआ, और यहाँ से एक अलग रास्ता आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना, और यही रास्ता लेकर सीधे भोजन को लेकर चलता है कहाँ, आमाशय में जाके डब से गिराता है। ठीक है जी, समझ में आया जी। अब एक चीज और, तो फिर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही नली होता है। क्या हो? अच्छा, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के फेफड़ा में पानी हो गया है, तो जब फेफड़ा में पानी हो जाता है तो व्यक्ति कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है कि घरे हनुमान आराधना कराता है? तो ध्यान देने वाली बात है, जब फेफड़ा में पानी चल जाने से हम लोग कहाँ, पानी हो जाने से हम लोग सीधे कहाँ भागते हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल में भागते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो हम पानी पीते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही नली होता है। तो इसी नली के द्वारा हमको भोजन भी करना है, सांस भी इसी के नली के द्वारा आता है। तो जो भोजन करते हैं या जो पानी पीते हैं वो फेफड़ा में क्यों नहीं पहुंच जाता है? जैसे यहां से जो ये रास्ता है ना, ये कहां लेकर जाता है, फेफड़ों तक, कहां तक, और ये लेकर कहां जाता है, आमाशय में। तो भोजन या पानी को हम ग्रहण करते हैं तो हमें क्या है ना, घुस जाला फेफड़ा में। ठीक है, काहे ना घुस जाला, तो ये नहीं घुसता है। इसके पीछे हमारे ये जो कंठ द्वार है, कौन, कंठ द्वार बोले तो जो क्या बोलते हैं, हाँ कंठ द्वार, कौन, कंठ द्वार के जस्ट ऊपर, जस्ट एक चपटा संरचना होता है। कैसा? तो जब हम भोजन या जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो संरचना क्या होता है, यहां से
यहाँ से झुक कर, यहाँ से ये जो है नली है जो फेफड़ों तक लेकर जाती है, कहाँ तक, इसको क्या करता है, जाकर ढक देता है। क्या करता है, जिसके वजह से फेफड़ा के अंदर पानी या भोजन के किसी भी प्रकार के कण जाने से बच जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तैयार है जी? देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया जी? हाँ, ये जो लाल वाला देख रहे हैं ना भाई, यही है आपका एपिग्लॉटिस। क्या है? जो क्या करता है, फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के जल या भोजन के कण को जाने से बचाता है। अब देखिएगा ये कैसे कर रहा है। भोजन के कण हुआ, जैसे भोजन मुख गुहार में, इसको देखिए आया, टॉप दे नीचे की ओर आया, तो ये जो नली है इसको क्या किया, आकर ढक दिया। भोजन के कण जैसे ऊपर से नीचे आया, भोजन जैसे घोटिएगा ना, तो क्या करता है, ये जो पहले ऊपर था, कहाँ था, इधर था, कहाँ था। अब जब भोजन के कण या पानी के कण उस पर टच होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आकर और इस नली को क्या करता है, ढक देता है। किस नली को? श्वसन नली को। किसको? श्वसन नली। और यही संरचना क्या है, एपिग्लॉटिस। अब चलिए एपिग्लॉटिस को हम लोग परिभाषित कर ले। एपिग्लॉटिस क्या है? तो कंठ द्वार के ऊपर, कंठ द्वार के ऊपर। अब रहा किशोर जी, कंठ द्वार क्या है? कंठ द्वार क्या है? चलिए जी, कौन द्वार? कंठ द्वार। तो दरअसल ये हमारा नहीं, हमारी जो ये ग्रसनी होती है, कौन? ग्रसनी। ये तो हो गया आपका मुख गुहा। कौन गुहा? मुख गुहा। और मुख गुहा के यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये भाग क्या कहलाई? ग्रसनी। कौन? तो ग्रसनी नहीं यार, ग्रसनी। अब ग्रसनी आगे चलकर, आगे बोले तो नीचे की ओर आकर दो भागों में विभक्त होती है। कई भाग में? एक होता है इसका एंट्री जो खुलता है ना, दो जगह खुलता है। एक होता है कंठ द्वार में और एक होता है निगल द्वार में। कौन कौन? अरे ग्रसनी के नीचे बनू तो दू गो दुआरी बा। कय गो? एगो दुआरिया के क्या नाम रखल बा? कंठ द्वार। आ एगो दुआरिया के निगल द्वार। कौन द्वार? तो जौन है कंठ द्वार, कौन द्वार? कंठ द्वार के ऊपर देखा तारा हई जो है, हई जौन दुआरी बनू हई, ई कंठ द्वार कहलाला। ए बुझाइल? आ हई जौन दुआरी बा ई क्या कहलाता है? निगल द्वार। कौन द्वार? तो जो है एपिग्लॉटिस से होता है, कहाँ होता है? तो कंठ द्वार के ऊपर चपटी संरचना है। कैसी को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं जी? कंठ द्वार के ऊपर एक चपटी संरचना होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या पानी जल को ग्रहण करते हैं तो वो भोजन के कण अथवा पानी हमारे फेफड़ों तक काहे नहीं पहुंच जाता है जी? किसके वजह से? क्योंकि जब हम भोजन के कण भोजन को निगलते हैं या जल को निगलते हैं, ठीक है, तो कंठ द्वार के ऊपर, कंठ द्वार के एक चपटी संरचना जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, वो क्या करता है? आकर कंठ द्वार को ढक देता है, जिसके वजह से हमारे फेफड़े में ना तो भोजन के कण जा पाते हैं और ना ही पानी के कण जा पाते हैं। समझ में आया जी? क्लियर हुआ? अब देखिए एक बार और देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और यहां पर देखेंगे, थोड़ा एक बार और ही करके देख ले हम लोग। हाँ टपा, चलिए ध्यान देंगे आप। अब फिर यहां पर सुनिए आप लोग। सुनिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक ग्रसनी हो गया। ग्रसनी कई गो रास्ता में विभक्त होता है। पहला का नाम एक होता है कंठ द्वार,
और एक निगल द्वार। वो फर्स्ट गेटवा का नाम हो। आओ तो हई हो गल तहार कंठ द्वार। कौन द्वार? आ हियावा हो गए कौन द्वार हो? यहाँ ये हो जाएगा आपका निगल द्वार। कौन द्वार? आ निगल द्वार के जो नीचे रहा के श्वसन नली कह जाला। कौन नली? आ निगल द्वार के नीचे जो नली रहता है इसको ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी ग्रसनी नहीं, ग्रास नली। ग्रसनी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके नीचे वाला भाग जो होता है क्या होता है? ग्रास नली। ठीक है, अब ग्रास नली आवे किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे निगल द्वार। कौन? आहार नल के जिस भाग में खुलता है कौन द्वार? अरे निगल द्वार। निगल द्वार होंगे तो हई आहार नल के ही भाग में नहीं खुलता रहे तो ये क्या हुआ? ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली। ठीक है जी। अब एक शब्द हमने देखा था क्रमा कुंचन। कौन? क्रमा। एक चीज और अन्य सांसा, फिर ये भी समझने वाला बात है। जैसे ये सांसा हो गया, इधर देखिए, तो जैसे सहांसा के पहले, सहांसा के हम कल्पना करें कि यह एक पाइप है। क्या है? पाइप है। तो पाइप ऊपर से नीचे की ओर है जी। पाइप में पानी यहाँ रखेंगे तो कहाँ आएगा? नीचे। और नीचे रखेंगे तो ऊपर। नहीं ना, ऊपर चल जाई। तू है तरिया करके पानी रखबते ऊपर नीचे ही आई, आ हैंग करबते ऊपर नीचे आई। समझ में आई का हो? तो ध्यान दे, सांसा हो गया। जब इनके का पानी पियाल जाई तब पानी कहाँ जाई? नीचे। नीचे जी। ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाई नू। अब इनके के क्या कर गोड़ ऊपर कर दिया आ मूड़ी नीचे कर दिया। अब पानी पिएब तो तब तो नीचे मुंह में से धप से गिर जाई। ऊपर है जी। एक काम करते हैं जी, सबसे छोटा इसमें कौन दिखाई दे रहा है? तबरे आ जा इधर, जल्दी आ जा, जल्दी। प्रिंस पंडित तू आ जा, संस्कार तू आ जा, बढ़िया बड़ा है वो। हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम। अभी बानी हम क्लास में, तीन के बाद फोन करते नहीं। हेलो, हाँ बोली। अच्छा हम बतियाते नहीं बाद में, बस बानी क्लास में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हो। अभी यहाँ थोड़ा बल की जरूरी पड़ेगा हम सबको। जैसे प्रिंस जी हो गए, प्रिंस जी को हम यहाँ पर पानी पिला रहे हैं, तो पानी नीचे से है इसके अमाशय तक, यहाँ तक आएगा। इसके बाद जहाँ जाना होगा बेचारा वो जाएगा, जैसे जैसे जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। ठीक है, तो जब हम बांसवा लाइएगा हो, अब कल्पना करें जिस तरह प्रिंस जी का मुख है उसी तरह पाइप का मुख है। तो पाइप में जब यहाँ पानी रखेंगे तो पानी नीचे की ओर भागेगा, ऊपर नहीं ना आएगा। अब मुख को हमने क्या किया? नीचे तक। अब यहाँ पानी पिलाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे धप से गिर जाए। लेकिन प्रिंस जी में ऐसा नहीं होगा। प्रिंस जी में यहाँ पानी पिलाएंगे तो भी अमाशय में आएगा। अब प्रिंस जी को तनिक उठाइएगा हो, उठाइए उठाइए, चलिए जी। अब प्रिंस जी को यहाँ पानी पिलाएंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा ना, आएगा ना। तो अब रहा कि जब पाइप के द्वारा, नली के द्वारा जाता है तो पानी नीचे गिर क्यों नहीं जाता है कि फिर ऊपर चढ़ जाता है? कोई ना कोई वजह होता होगा। चलिए इस वजह को हम लोग समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान देंगे, सुनिएगा। तो ये जो हमारा ग्रास नली है, कौन? ठीक है, इसमें देखिएगा कि जिस तरह हम लोग कभी बाजार चले जाते हैं तेल वोल खरीदने, हालांकि आज का तो फैशन हो ही गया है कि तेल 250 लेना हो, आधा किलो लेना है, सब डिब्बा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे पहले बचपन जो जब हमारा था, तो उस समय जो तेल मिलता था डिब्बा डुब्बी में, या तो हम पहले से हमारे पास डिब्बा है तो लेकर जाते थे दुकानदार के पास, वो नाप कर जो होता था
उसे नाप कर देता था, उस पात्र में हम लोग लेकर घर आते थे। और यदि डिब्बा, घर का डिब्बा यदि पात्र हमने भूल गया तो दुकानदार क्या करता था, पॉलीथीन में नाप के दे देता था। पॉलीथीन में तेल लेकर आते थे लोग, जो हमारे घर पे पात्र होता था उसमें पॉलीथीनवा को फाड़ कर उसमें तो उजिलने के बाद में पॉलीथीन में अभी तेल का कुछ अंश बच जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे गाड़ते थे। क्या करते थे? गाड़ते थे। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा, तैयारी क्या है, गरास नली है ना, गरास नली में देखिए कुछ होगा। भोजन का कण हो गया, एपिग्लोटिस यहाँ जाने से देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पचक रहा है और इधर क्या हो रहा है, फूल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई क्या कर रहा है, गाड़ रहा है। क्या कर रहा है? गाड़ रहा है। चलिए देखिए नहीं, इसलिए भोजन के कण नीचे को टेगलाते 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 ये हमारे आमाशय में आकर गिर जाता है। ठीक है, तो वो जो जैसे गराई जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी को हम लोग क्रमा कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अब गरा जाता है, तरा जैसा है, ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। परीक्षा में जाके ऐसा लिखिएगा कि हाँ, ग्रास नली में जब भोजन के कण प्रवेश करता है या पानी के कण प्रवेश करता है तो ग्रास नली गराने लगता है। ऐसा लग रहा है कि दूध गर रहा है, ऐसा काम नहीं ना चलेगा। चलिए अब इसके पीछे के वजह को हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे, हाँ इधर आजा हंस, अच्छा तू बैठा, इधर आजा, आओ ना, इधर देखो, हिया देखना इधर। अब जब इसके आंख के सामने जब हम ऐसे मारेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंख क्या होगा, अब जबरदस्ती में जब गई आना तो काम हो, हम है तेरा आंख के सामने ताली मारे, जे आंख ना पल गई उगरा के 50 रुपया के बा, आजा आजा आजा, तोरो पर बात नहीं, अब ध्यान दिए हो, हाँ है ना, देखा ना है ले, अभी तो खाली है पहले तो अभी तालियों ना मर दिया। ए पंडित, नहीं सुनिएगा हो, सुनो इधर, अभी तो मारना दूर से, खाली हम कर देते तो बुझा देता। ठीक है, तो ऐसा सबके पास सामने ऐसा मना साथ हो जाता है कि जब आंख के सामने अचानक कोई चीज गुजरता है तो ऑटोमेटिक आंख अपना पलक झपका देता है, होता है ना। चलिए जाइए, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। उसी तरह ये जो ग्रास नली है, कौन नली? ग्रास नली। इस ग्रास नली के भीतरी दीवार पर, अब दीवार बुझे तरह पक्का के ईंटा क्या नली जब बा जैसे है, देख लो बांस क्या है, हई बांस हो गई, तो एमे देखबा तो हई बाहरी दीवार हो, आ भीतर देखबा तो हई भीतरी दीवार, दूगो स्तर बनू, हई बाहरी स्तर हई। तो ग्रास नली के भीतरी स्तर पर, चाहे भीतरी दीवार भी कह सकते हैं, चलने वाला सब चीज है। ग्रास नली के भीतरी स्तर पर जब भोजन अथवा पानी, भोजन के कण अथवा पानी जैसे उस भीतरी स्तर को स्पर्श करता है, जैसे भीतरी स्तर को स्पर्श बुझते हैं ना, छूता है, तो ऑटोमेटिक ये जो ग्रास नली की दीवार है इसमें सिकुड़न और फैलाव अपने आप शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारे आंख के सामने कोई चीज अचानक आता है तो ऑटोमेटिक आंख क्या होता है, पलक जाता है, झपक जाता है, आंख झपकता है ना। उसी तरह ये ग्रास नली है, ग्रास नली के भीतरी स्तर पर चाहे पानी स्पर्श करे अथवा भोजन के किसी भी प्रकार के कण स्पर्श करे तो इसमें ऑटोमेटिक अपने आप सिकुड़न और फैलन दोनों हो जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़न मतलब समझता है, सिकुड़ने लगता है, अब फैलन मतलब फैलन। तो जब इसे हमने देखा, जब इसमें भोजन के कण समाया तो पीछे वाला भाग में क्या हुआ, सिकुड़न हुआ, और नीचे वाला भाग में फैला। ठीक है, समझ में लो। तो इसी सिकुड़न या फैलाव को हम क्या बोलते हैं, क्रमा कुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब हमने प्रिंस के मुख को नीचे कर दिया था और पैर को, तो भी आप पानी पिलाते हैं तो पानी जब निगलेगा
तो वो निकलने के बाद ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करेगा। वहां तक तो हम तो करिए देते हैं। फिर जैसे ग्रास नली के दीवार पर क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो उसमें सिकुड़न और फैलाव दोनों शुरू हो जाए। और इसी सिकुड़न फैलाव को हमने क्या नाम रखा, क्रमाकुंचन। अब क्रमाकुंचन के वजह से टगेलते जैसे लन है दे हाई 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 हो गई हमें तेल के कुछ अंश बा। अब यहाँ से गारम तो ऊपर तेल बना निकली आए, समझ में लो। तब मुख नीचे रहे अथवा ऊपर रहे, जब भोजन के कण इसमें स्पर्श करेगा तो इसमें सिकुड़न और फैलाव। अब उसको सिकुड़न फैलाव हम नहीं कहेंगे, अब साइंस के भाषा में क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन के वजह से भोजन के कण अथवा पानी जो होता है गति करते हुए, गति कहां तक चला जाता है, आमाशय तक चला जाता है। समझ में आई? देख लीजिए कि एक बार और देख लो, कोनो दिक्कत बा हो, देखते हैं। देखिए ऐसा सिकुड़न हो रहा है, इधर फैलाव, तो इस सिकुड़न और फैलाव दोनों को इधर सिकुड़ रहा है, इधर सिकुड़ रहा है। रे याओ ना जल्दी, बहुत लेट करता है ससुराई। इधर देखिए तो यहाँ सिकुड़ रहा है और इधर फैल रहा है। तो सिकुड़न और फैलाव को अब हम क्या बोलेंगे, अब सिकुड़न फैलावे वाला जमाना गई। नहीं जानते थे, नहीं जानते तो अब जान गए ना। तो इधर से सिकुड़ रहा है, इधर से फैल, जिसके वजह से ये भोजन जो भोजन के कण है गति करते हुए कहाँ आ रहा है, आमाशय की ओर आएगा 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 के ढपसनिया गिर जाएगा। समझ में है जी? और दिक्कत तो क्रमाकुंचन किसे बोलेंगे जी? तो ध्यान देंगे, जब हम भोजन माने जब हम जल को ग्रहण करते हैं या भोजन करते हैं तो जल अथवा भोजन के कण, जल अथवा भोजन के हमारे ग्रास नली के भीतरी स्तर से जब स्पर्श करता है, क्या करता है, तो ग्रास नली के भीतरी स्तर में सिकुड़न और फैलाव होने लगता है। इसी सिकुड़न और फैलाव को क्या कहता है, क्रमाकुंचन। और अब क्रमाकुंचन के वजह से भोजन के कण जो होता है गति करते हुए आमाशय तक जाकर पहुंच जाता है। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। किसमें था हो ना, इसमें नहीं था। तो क्रमाकुंचन क्या हमने जान लिया, क्या हो, ग्रंथि जाना, लार जाना, लार ग्रंथि जाना। उसके बाद चलते हैं ग्रसनी जाना, ग्रास नली जाना, एपिग्लोटिस जाना। ठीक है, अब जो हम उसी वक्त से बोल रहे हैं उसके बाद लार ग्रंथि को भी जाना। लार ग्रंथि कितने जोड़े पाई जाती हैं, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सब मैंडिबुलर, अब एक होता है सब लिंगुअल। ठीक है जी? अब उसी चीज को लिखा हो, जैसे ग्रास नली में भोजन किस, ध्यान देंगे। जैसे बात करें हम लोग कि भोजन का पचना कहां से शुरू हो जाता है, मुखे गुहा से। किसके द्वारा, तो दांत और लार के द्वारा। तो क्या भोजन जब ऊपर से मुख गुहा से नीचे चलता है तो ग्रसनी में भी भोजन का पाचन होता है, नहीं होता है। ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। एक बेर में मुख गुहा में, अब ओकरा बाद बीच में ग्रसनी में ना ग्रास नली। अब पचता है जो भोजन आमाशय में पचता है, आमाशय के बाद जो छोटी आंत होता है उसमें पचता है, उसके बाद कहीं भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है जी? तो वही लिखा है ग्रसनी में भोजन माने भेजने लिखा गया है, भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है जी? नेक्स्ट देखते हैं, वही है ग्रसनी। मुख हुआ जिस भाग में खुलता है उसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आगे चलकर दो भागों में खुलता है। ग्रास नली माने दो भागों में खुलता है, एक भाग का नाम होता है कंठ द्वार और एक का नाम होता है निगल द्वार। फिर ग्रास नली, निगल द्वार जिस भाग में खुलता है उसे ग्रास नली कहते हैं। एपिग्लोटिस कंठ द्वार के ऊपर, कंठ द्वार के एक चपटी संरचना होती है जो भोज पदार्थ या पानी को कंठ द्वार में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये सारी चीज आपको नोट्स में दे दिया गया है, आप लोग नोट्स को देख लेना। क्रमाकुंचन क्या हमने जाना, ग्रंथि सब क्लियर हो गया जी। हाँ, एक चीज और, ग्रंथि का जो बात हुआ है ना,
हालांकि पहले ही मुझे इमेज देखकर इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर देना चाहिए। देखिए हमारे अंदर ये जो है ये भी ग्रंथि है, यहाँ से भी रस का क्या होता है, स्राव होता है। अभी यहाँ से जो रस निकलता है इसको हार्मोन कहते हैं, और ये जो रस है पचाने के कार्य नहीं करता है, यह हमारे शरीर के बहुत सारी क्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे पुरुष में शुक्राणु का बनना, स्त्री में अंडाणु का बनना, पुरुष में बाल आना, स्त्री में भी कहीं कहीं बाल आना, इस सब का हैंडल कौन करता है, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, समझ में आए जी। ये भी है थाइमस ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आगे हम लोग चलेंगे। किसी किसी का थायराइड ग्रंथि एकाएक बढ़ जाता है, किसका, किसी किसी व्यक्ति का थायराइड ग्रंथि क्या होता है, यहाँ से थायराइड नामक हार्मोन का स्राव होता है, किसका, थायराइड नामक, ये समझ में लो। तो खाली दूसरा चर्चा है, इतना ही देखे ना कि जो थायराइड ग्रंथि है ना, कौन, जिस व्यक्ति का एक बैग बढ़ जाता है उसी का गलगंड हो जाता है, जो घेगा रोग कहते हैं, हते बड़ा ये है, इहो ग्रंथि है। यहाँ से भी रस का स्राव होता है, यहाँ से भी रस का स्राव होता है। पुरुष में चलिएगा तो अंडाशय से भी रस का स्राव होता है, स्त्री में चलिएगा तो गर्भा बोले ये क्या बोलते हैं, सॉरी पुरुष में अंडाशय हमने बोला ना हो, पुरुष में वृषण से भी रस का स्राव होता है, स्त्री में अंडाशय से भी रस का स्राव होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यकृत है, क्या है, यकृत है, यहीं से पित्त का स्राव होता है। आप लोग ये जो देख रहे हैं ये क्या, अग्न्याशय है, क्या है, यहाँ से भी रस स्राव होता है। तो यहाँ और यहाँ दोनों से जो रस स्रावित होता है, ये दोनों रस भोजन को पचाने में कार्य करता है। यहाँ से जो रस स्रावित होता है वो भोजन के पचाने कार्य करता है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कोई भोजन के पचाने में काम नहीं करता है। भोजन के पचाने में काम करता है यकृत से जो निकला, अग्न्याशय रस से निकला, अग्न्याशय से जो निकला, उसके बाद आमाशय से भी निकलता है। उसके बाद ये छोटी आंत है, कौन आंत है, छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियां होती है, यहाँ से भी जो रस निकलता है ये सारी के सारी भोजन पचाने का कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथि हमारा कोई देखा जाए, हम अपना शरीर में देखें सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या है, यकृत है, क्या है, इंग्लिश में एक लीवर कहल जाला, लोग ना कहला फलवा के लीवर खराब हो गल बा। तो हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन आप देखिएगा तो लगभग 1.5 kg का होता है। कई केजी का, 1.5 kg का होता है। ठीक है जी, इतनी जानकारी हमने ले लिया, आगे चले। वही क्रामा कुंचन, पानी या भोजन के कण ग्रास नली के जब दीवार पर स्पर्श करता है तब उसमें एक तरंग उत्पन्न होता है। क्या थी, हाँ, तरंग का मतलब होता है लहर, क्या थी, लहर, लहर बुझल, जैसे पानी देख ले बड़ो, तब पनिया में जब हुआ बहल तो हैंग 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 ना मरेला, तो वही उहे नु लहर इनके में सिकुड़ा ना चाहे क्या करता, फैलाव उत्पन्न करता, तरंग उत्पन्न होता है। ग्रास नली की दीवार पर उत्पन्न तरंग के कारण इसके दीवार पर सिकुड़न और फैलाव शुरू हो जाता है। ग्रास नली की इसी सिकुड़न या फैलाव को क्या कहते हैं, क्रामाकुंचन। क्रामाकुंचन के कारण ही भोजन के कण गति करते हुए आमाशय में पहुंचते हैं। ग्रंथि, तो ये ग्रंथि वैसी शारीरिक संरचना जहाँ से किसी भी प्रकार का रस का क्या हो, स्राव हो, उसे ग्रंथि कहते हैं। लार, भोजन करते समय हमारे मुख से जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं, लार कहते हैं। लार ग्रंथि, लार जिस भाग से निकलता है उसे क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। दिक्कत, चलते हैं, अब चलते हैं हम कहाँ जी, अमाशय पर। कहाँ, अमाशय। जैसे आहार नल क्या हमने जान लिया है, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली हुई लंबी संरचना को, या मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली हुई अंग तंत्र को क्या कहा हमने, आहार नल। ठीक है जी। तो यहाँ तो ऊपर मुख गुहा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली जिस भाग में खुला, ग्रास नली जिस भाग में खुला, ये जो भाग देख रहे हैं ना, यही क्या है आपका, आमाशय है। तो आमाशय की पहचान हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला ये दे सकता है कि हमारे आहार नल में थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा बुझल, थैली के जैसा। तो आपके आहार नल में इसको छोड़कर कोई भी थैली के जैसे दिखाई नहीं देता है, बुझाई लो। जैसे कुत्ता किसे कहते हैं, जो भौं भौं बोलता है,
कुत्ता का अपने एक पहचान हो गया। उसी तरह आमाशय किसे कहेंगे? तो हमारे आहार नाल में थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। समझ नहीं? तो आमाशय के पहचान देना एक ये भी तरीका है। हमारे आहार नाल में थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? समझ नहीं? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रास नली। कौन? ग्रास नली आहार नाल के जिस भाग में खुलती है जो ग्रास नली है, तो आहार नाल के ही भाग में नहीं खुलता रही। तो ग्रास नली आहार नल के जिस भाग में खुलती है उसे क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय के कोई तरीका से पहचान दे सकते हैं जी? एक आहार नल में पाए जाने वाले थैलीनुमा संरचना को। अब कबो की बात सर जी, कबो के उतर तो पहचान के तरीका से दिया हो। परिभाषाएं होती है कि बनाई जाती है? आप परफेक्ट पहचान दो अपना तरीका से, वही आपका परिभाषा बन जाता है जी। है जी? तो आहार बोलो सर, ग्रास नली आहार नल के जिस भाग में खुलती है उसे आमाशय कहते हैं। या आहार नल में कहाँ थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? आमाशय। क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग। एक पहला भाग इसको बोल जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ मध्य भाग होता है, ये अंतिम भाग होता है। ठीक है? तो पहला जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य वाला भाग को फुंडिक कहते हैं, तथा नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। तो आमाशय के कितने भाग होते हैं? कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। फुंडिक किसको बोलते हैं? तो आमाशय के मध्य वाले भाग को। कार्डियक तो आमाशय के अग्र भाग को, अग्र माने आगे वाला। पाइलोरिक आमाशय के पश्च भाग को, पश्च माने पीछे वाला। कोई दिक्कत जी? समझ में आया? आए आगे चले? तैयार है ना? देखते हैं। स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है, फायदा साइंस में मिलता है सबसे ज्यादा। अब देखिए, हाँ बोला, इसका परिभाषा दिया है। ग्रास नली जिस भाग में खुलती है उसे आमाशय कहते हैं। ठीक है? या आहार नल में थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, फलवा चिलवा हबिया। जब ये परिभाषा तो हमने दे देनी है सब। क्या जाइए समझिए, कर आगे चल जाओ। आए अब देखते हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक होता है अनारा वाले भैया से मत ये पढ़ो। इधर सवेरे सुन लू हो कि टहरा के ले चल के उजले छोड़ो जाए, नदी पार कराओ जाए। समझ में? देख लो तनी सारी बात देख लो। अब सवेरे ही मैं एक बात बोल रहा था कि हंसबो करी आ गालो फूल रहे, संभव बा? हंसबू तो गाल पचकबे करी। वही तरह बात सब चल जाए, हो जाए तो हो जाए। चलते हैं जी। जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अभी जठर ग्रंथि है तो क्या है? कावना चिड़ै का नाम। तो जैसे हई देखा तो रही आमाशय है, हमनी के क्या है? आमाशय। आमाशय के काट के आधा एने कल गल बा, आधा ऊर्ध्वाधर एकरा के काटल गल बा। तो आमाशय के भीतर भी दीवार रहेला। कुछ पोलोथीने बातों में खाली स्थान ना रहेला। तो पोलोथीन के कई गो दीवार? एगो भीतरी, एगो बाहरी। तो आमाशय के भीतरी दीवार है जो देखते रहो। एमे देखो कहीं कहीं यदि खाल लौकता, नहीं खे लौकत हो ना, लौकते नहीं खे हाई खाल के हा देख वाला हो। तो यही आमाशय के भीतरी दीवार में, आमाशय के कहीं कहीं धंसा हुआ होता है, कहीं कहीं कि सब पूरा धंसल होता है। तो आमाशय के भीतरी दीवार में कहीं कहीं धंसा होता है। उसी धंसे भाग को उसी क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। देखिए, आमाशय की भीतरी दीवार में कहीं कहीं धंसा होता है, उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। अरे लिखा गया टाइपिंग बार ऐसा हो गया है, बुरी का बाल सुनत नहीं खा P2 C2 कहीं का। जठर ग्रंथि का ना चिड़ै के नाम समझ गए नहीं? अब देखो तो जठर ग्रंथि जो है ना, कौन ग्रंथि? अकेले नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी जीव हो, कोई भी वो किससे बना होता है? तो कुछ कैसे? तो तार, आंख, दांत, नाक, नाखून, फाखून, हाबी जबी सब काथी से बनल है? कुछ कैसे? पादप के भी सब चीज काथी से बना है? तो जठर ग्रंथि किसी का नाम है, वो सजीव के किसी चीज के नाम है, वो काथी से बनल है? कोशिका से। तो जन जठर ग्रंथि 3 प्रकार के कोशिका से बनल रहा। कई प्रकार के? एक होता है सेलस्मा,
या म्यूकस, सेलेस्मा या म्यूकस, 3 प्रकार के कोशिकाओं में नाम तीनों का अलग अलग रखा था नहीं। अब तीनों के नाम अलग अलग होने का भी वजह होगा, क्योंकि तीनों का रोल अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग होगा, इसलिए तो नाम भी अलग है। आम में तो सब आमे है, किसी का नाम बीजू है तो किसी का डांगा, किसी का, क्योंकि उसका गुण भी अलग अलग है, जिसकी वजह से नाम क्या है अलग अलग। तो ये जो जठर ग्रंथि होता है कितने प्रकार की कोशिका से बना होता है? एक होता है सेलेस्मा या म्यूकस, दूसरा होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिका, भित्तीय या, और तीसरा जो कोशिका होता है उसको बोला गया जाइमोजिन। तो बोला होगा जठर ग्रंथि 3 प्रकार के वह जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका, भित्तीय या अम्लजन कोशिका, उसके बाद क्या है जाइमोजिन कोशिका। ठीक है, तो 3 नाम सुनो, जठर ग्रंथि, बाप रे नाम का तो ग्रंथि जब मतलब ऐसा रस जरूर निकलत हो, रस का जरूरी से क्या होता होगा शराबित होगा। ठीक बा, तो ई रसवा एकरा से जो निकलेला 3 प्रकार के कोशिका देखला नु, यही से निकलता है। ठीक है, जनता रहो लखो सेलेस्मा या म्यूकस इहो रस के शराबित करला, भित्तीय या अम्लजन ये भी रस का शराबित करता है, और जाइमोजिन जो है ये भी रस का क्या करता है शराबित करता है। ठीक बात, तो ध्यान दियो। अब रहल की जन है सेलेस्मा या म्यूकस में कैसो रस के शराबित करला, समझ नहीं, तो ध्यान दियो। तो चूंकि ध्यान दियो है, पहले है को रोल देख लो, भित्तीय या अम्लजन कोशिका ई जन होला ई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के शराबित करला, क्या कर, आ सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जानने का सूत्र होला HCl, क्या होता है, इसमें ई ताकत है, यदि शुद्ध रूप में होगा आप उसमें लोहा को रखिएगा, लोहा को क्या करता है गला देता है, लोहा को नहीं छोड़ता है, तो चमड़ा को छोड़ेगा। अच्छा, अब रहल की अम्ल की एगो साधारण पहचान दलो, जौन स्वाद में का होके खट्टा होके, जौन स्वाद में खट्टा वो का है अम्ल है। तो तेजाब भी स्वाद में खट्टा होला, मतलब वो का हो अम्ल, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 H2। अब तेजाबवा के तू जुमैनुआ पर रखल खतकाल शुरू करला कि ना, उनकर बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही से वो लोहा के भी गलावल। अब सोचो जब लोहा के जौन गला सकता आ उ चीज तारा अमाशय में बनता, कहाँ बा, तो अमाशय के दीवार के गलाई कि ना गलाई, लेकिन कहाँ गल गल बा, एगो तो शुद्ध रूप में नहीं होता है, दूसरा का चीज ये भी होता है कि जौन है तार सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका बनू इहो एगो रस के क्या करला शराबित करला। तो एक और जो रसवा होला जौन है अमाशय के भीतरी जौन दीवार बड़ा ए पर जाके अपन क्या करला परत बना लेला, काथी बुझाइल, क्या बना लेता है परत, क्या बना लेता है। अब उहे परतवा क्या करला, ई जौन अमाशय के भीतरी दीवार बड़ा नु इनकरा के सुरक्षा प्रदान करला, क्या प्रदान करता है, किसको, अमाशय के भीतरी दीवार को। आ यदि ई पहले ही जाके यहाँ पर ना बनाइत, सिंपल बात बा, एक काम करो, हम अपने हाथ में लगा लेंगे पाखी, हे हाथ में कुछ नहीं है, चिंगारी में जाके सटेंगे, जराई कि ना जराई, हे हाथ में बका थी पाखी, फिर अगर के चिंगारी के जराई है पाखी बचा लेता। तो वही तरह सेलेस्मा जो रस होता है ना वो क्या करता है अमाशय के भीतरी दीवार को बचा लेता है, केकरा से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, समझ में लो। तो सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका से किसका स्राव होता है, तो सेलेस्मा का, सेलेस्मा के अमाशय में क्या काम होला, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के भीतरी दीवार के रक्षा कइल, क्या कइल हो, समझ में लो। अच्छा, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होला कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए क्या क्या करला। अब सोचो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध रूप में रही तो लोहा के गला सकता, क्या के आ कितनो कमजोर बा तो जौन भोजनवा ग्रहण करता उनके के ना गलाई, छोटा छोटा रूप ना बदली। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है। आ साथे साथे ध्यान दियो, हमनी के भोजन जैसा फल है भइल, का भइल मार बिना धोले हाउ खाइल शुरू कर दे, तो फल पर बहुत सारा बैक्टीरिया रहल सका थी, ओकरा के तू खा ले लो, का कइलो। तो यदि शरीर में ओकरा के मारे वाला कोनो सिस्टम ना रही तो का होई, तू बीमार पड़ जीत।
तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बा तो भोजन के जटिल अणु को छोटा छोटा तूने में तो काम करबे किया आ साथे साथे भोजन के माध्यम से जो बैक्टीरिया आई रहा लोग किन ओहू लोग के मुँह के काम करला आ साथे साथे देखियो साथे साथे जौन है जाइमोजिन कोशिका बा कौन ई पेप्सिनोजेन काथी पेप्सिनोजेन नामक रस के क्या करला स्राव करला के जाइमोजिन क्या करता है पेप्सिनोजेन नामक रस का क्या करता है स्राव। तब पेप्सिनोजेन के अंदर कोनो भी काम करे के क्षमता क्या करा अंदर तो इहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बा इनकरा के इनको रूप बदल के पेप्सिनोजेन बाड़े तो इनकरा पर ऐसा मंत्र इनको ऐसा कान फूकी सही में ना माने ऐसा कान फूकी कि इनकरा में कार्य करे के क्षमता तो जब इनकरा में कार्य करे के क्षमता हो जाला तो इनकरा के पेप्सिन कहल जाला क्या कहल जाला तो कुल मिला के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का कार्य किया भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में विभक्त करने के तथा हमारे भोजन के माध्यम से आमाशय तक पहुंचे बैक्टीरिया को भी मारने का कार्य किया। समझ में आया ए बोला हो कोनो दिक्कत रुक जा एक काम करते हैं सब उग्र परिभाषा है पेप्सिन के वगैरह वगैरह सबका काम भी हमने जान लिया। तो आज की क्लास इतना ही रहने दिया यदि समझ में आया तो आप सबको मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज दूसरे दोस्तों तक क्या भेजने के कार्य करिए ताकि हम लोग छोटका बनी हो दिमाग ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार और राधे 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 खुश रहिए राधे राधे खुश रहिए राधे राधे खुश रहिए चलो बिहान बचिए चलो बिहान खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए।